नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। ये एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर है जो हमारे देश के प्रशासनिक तंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठाती है। आज हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने पहले कुलपतियों और शिक्षकों की तैनाती में प्रभाव डाला और अब उसकी पहुंच राशन की दुकानों तक सस्पेंड कराने तक पहुंच गई है। चौंक गए ना आप? RSS अब उत्तर प्रदेश में राशन की दुकानें सस्पेंड कराने में जुट गया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से शुरू हुआ, जहां एक राशन डीलर मनोज कुमार की फेयर प्राइस शॉप FPS का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और इसके पीछे RSS की शिकायत थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ी फटकार लगाते हुए सरकार की तीखी आलोचना की है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को मैं आपको बारीकी से समझाता हूं और इसके गहरे पहलुओं पर विचार करते हैं। RSS का इतिहास कुछ बहुत अच्छा रहा नहीं है पिछले 11 सालों में। खास तौर से कुलपति और शिक्षकों की तैनाती कराने में ये संगठन बहुत एक्टिव है। RSS की स्थापना 1925 में हुई थी और तब से यह संगठन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। 11 सालों में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गया। पिछले कुछ दशकों में इस संगठन का प्रभाव शिक्षा और प्रशासन में स्पष्ट रूप से देखा गया। उदाहरण के तौर पर 2014 के बाद से कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति में RSS से जुड़े लोगों की भूमिका की बहुत चर्चा रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो या JNU हो या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय, ऐसे संस्थानों में ऐसी नियुक्तियां विवादों में रही। जो शिक्षक मुखर थे जैसे लक्ष्मण यादव, उनको किनारे कर दिया गया क्योंकि वो RSS की आलोचना करते थे। शिक्षकों की भर्ती में भी ये प्रभाव रखा गया। कई राज्यों में शिक्षक नियुक्ति में RSS की विचारधारा से प्रभावित लोगों को प्राथमिकता दी गई, जिसके खिलाफ छात्र संगठनों और शिक्षक संघों ने विरोध प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए 2017 में दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ नियुक्तियों पर सवाल उठे थे, जहां आरोप लगा कि योग्यता के बजाय संगठन की सिफारिश को तरजीह दी गई। ये सिलसिला अब राशन जैसी मूलभूत सेवाओं तक पहुंच गया है, जो एक नई चिंता का विषय है। एक राशन की दुकान अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुकी है। ये प्रभाव संघ का यह प्रभाव सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। सरकारी संस्थानों में भी RSS के स्वयंसेवकों की नियुक्ति या प्रभाव की चर्चा होती रही है। लेकिन अब स्थिति और गंभीर हो गई है, क्योंकि यह प्रभाव अब राशन जैसी जीवन रेखा सेवाओं तक पहुंच गया है। क्या यह दर्शाता है कि संगठन का दबाव अब हर स्तर पर फैल रहा है? ये सवाल हमारे सामने खड़ा है और हमें इसकी गहराई से पड़ताल करनी होगी। मामला गोंडा जिले की एक राशन की दुकान का है। आप चौंक रहे होंगे कि राशन की दुकान का संघ से क्या मतलब, और संघ का कोई जिला या प्रांत लेवल का नहीं। इस निलंबन के तार सीधे नागपुर से जुड़े हैं। आइए अब इस घटना की जड़ों में जाते हैं। 30 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में उप विभागीय मजिस्ट्रेट, जिसे SDM कहते हैं, उसने एक राशन डीलर मनोज कुमार की फेयर प्राइस शॉप का लाइसेंस निलंबित कर दिया। लेकिन यह निलंबन किसी ग्राहक या लाभार्थी की शिकायत पर नहीं हुआ, बल्कि RSS के नागपुर मुख्यालय से भेजे गए एक ईमेल पर आधारित था। और ये कहा गया कि ये सहकारवाह, संघ का सहकारवाह एक बड़ी पोस्ट होती है। एक RSS कार्यकर्ता ने पत्र भेजा जो सहकारवाह की तरफ से था, नागपुर से शिकायत की, जिसमें मनोज कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। आप सोचिए, नागपुर का संघ का सहकारवाह और शिकायत कर रहा है गोंडा जिले में राशन की दुकान। और होना ये चाहिए था, जब वो लेटर आता तो सरकार के बड़े अफसर चेक कराते कि लेटर सही है गलत है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि राज्य के अधिकारियों ने बिना किसी औपचारिक जांच पड़ताल के इस शिकायत को आधार बनाकर तुरंत कार्रवाई कर दी। मतलब तुरंत कि RSS की चिट्ठी आई है तो काहे की चेक, काहे का कुछ, चिट्ठी आई है तुरंत कार्रवाई करिए। और यह घटना इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि राशन वितरण एक संवेदनशील सेवा है जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जीवन रेखा का काम करती है। फेयर प्राइस शॉप के जरिए सरकार सस्ते अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करती है। अगर इस प्रणाली में भारी हस्तक्षेप होता है तो इसका सीधा असर उन लाखों लोगों पर पड़ता है जो इस पर निर्भर है।
गोंडा जिले में इस एक दुकान के निलंबन से अनुमानितः 5,000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये मामला कितना गंभीर है। तो सवाल उठता है कि क्या एक गैर सरकारी संगठन आरएसएस की शिकायत इतनी ताकत रख सकती है कि बिना प्रक्रिया का पालन किए हुए कार्रवाई हो जाए? क्या यह दर्शाता है कि प्रशासन अब संगठन के इशारे पर चल रहा है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। शिकायतकर्ता दिनेश शुक्ला और पॉइंट ऑफ सेल पीएस डेटा इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिकायतकर्ता दिनेश शुक्ला इस राशन शॉप का लाभार्थी नहीं था, यानी उसे इस दुकान से कोई सीधा लाभ नहीं मिलता था। फिर भी उसने शिकायत की। कोर्ट में पेश किए गए तथ्यों के अनुसार शुक्ला की शिकायत में जो दावे किए गए वो पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन के डेटा से मेल नहीं खाते। पीओएस मशीन राशन वितरण का आधिकारिक रिकॉर्ड होती है और अगर शिकायत में दिए गए आरोप सही नहीं हैं तो फिर कार्रवाई का आधार क्या था, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। हैरानी की बात यह है कि ये शिकायत फूड कमिश्नर तक पहुंची, वो भी आरएसएस के एक ऑफिस बेरर के जरिए, ऑफिस बेरर के आधिकारिक ईमेल के जरिए। इसका सीधा मतलब है कि शिकायत को बहुत गंभीरता दी गई और राज्य सरकार ने बिना किसी गहरी जांच के इसे गंभीरता से ले लिया। यह प्रक्रिया राज्य सरकार के अपने दिशा निर्देशों के खिलाफ थी, जहां किसी भी कार्रवाई से पहले जांच और नोटिस और शपथ पत्र की व्यवस्था अनिवार्य है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का सीधा हस्तक्षेप हुआ। मनोज कुमार ने इस अन्याय के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में रिट याचिका दायर करी। 16 जुलाई 2025 को जस्टिस पंकज भाटिया ने धुलाई कर दी, सरकार की तीखी आलोचना करी। पंकज भाटिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा, एक इंटरिम ऑर्डर जारी करते हुए निलंबन पर रोक लगा दी और सरकार को जमकर फटकारा। कोर्ट ने साफ कहा कि इस कार्रवाई में प्रथम दृष्टया चिंता का विषय है और इसमें भारी हस्तक्षेप की आशंका दिखती है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जिस तरह से ये शिकायत नागपुर से आई, संघ के मुख्यालय से आई और राज्य सरकार ने बिना प्रक्रिया का पालन किए कार्रवाई करी, वह प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में गहरी गंभीर खामी को दर्शाता है। कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया और इसके बाद 2 हफ्तों में पुनर्विचार के लिए समय दिया। साथ ही कोर्ट ने 6 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई तय की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने 30 जून 2025 के निलंबन आदेश को तब तक स्थगित कर दिया जब तक आगे का फैसला नहीं हो जाता। इसके अलावा मनोज कुमार के खिलाफ कोई भी आगे की जांच पर भी रोक लगा दी। सुनिए प्रार्थी के वकील हैं आशीष जी, वो क्या कहते हैं। एक केस की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा की गई टिप्पणी न सिर्फ सरकार को असहज करने वाली है, बल्कि सरकार एवं प्रशासनिक अमले द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। रिसेंट में एक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो टिप्पणियां की हैं, उससे उत्तर प्रदेश की सरकार एवं केंद्र की सरकार को एक असहज करने वाली स्थिति बन रही है। प्रकरण है जनपद गोंडा से। जनपद गोंडा के अंतर्गत तहसील कर्नलगंज के एक ग्राम पंचायत का प्रकरण है, जहां पर फेयर प्राइस शॉप के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया था। ये सस्पेंशन एक इंक्वायरी के आधार पर किया गया और इंक्वायरी एक शिकायती पत्र के आधार पर संस्थित की गई थी। इस मुकदमे की पैरवी मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष की जा रही थी। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रकरण दिनांक 16/7/2025 को सुनवाई के लिए आया और सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां सरकार को और सरकार के प्रशासनिक अमले को ये चेतावनी देते हुए निर्देशित करती है कि ये देश रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा। इस राज्य की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। इस राज्य की सरकार या प्रशासन को किसी संगठन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश या आदेश के अनुपालन में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी है जो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में है। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी है जो एक्सट्रीनियस कंसिडरेशन को अकाउंट में लेते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना है जिससे कि सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं धक्का लगे या कहीं ना कहीं उसको कमजोर किया जाए। याचिकाकर्ता के द्वारा सस्पेंशन आदेश, जो निलंबन आदेश था 30/6/2025 को, उसको माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। प्रकरण में याचिकाकर्ता के फेयर प्राइस शॉप के विरुद्ध एक शिकायती पत्र स्थानीय प्रशासन को दिया जाता है और उस शिकायती पत्र के ऊपर
एक कवरिंग लेटर के साथ आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को नागपुर स्थित एक संगठन के द्वारा पत्र आता है, जिसमें ये निर्देशित किया जाता है आयुक्त खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश सरकार को कि तत्काल इसकी जांच कर और कोटे को निरस्त किया जाए, जिस पर कार्रवाई करते हुए अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र को जिलाधिकारी गोंडा को भेजा जाता है और उस पर कार्रवाई करते हुए एक इंक्वायरी संस्थित की जाती है और याचिकाकर्ता के फेयर प्राइस शॉप के लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाता है। दिनांक 30/6/2025 को पारित निलंबन आदेश को याचिकाकर्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए प्रकरण में जो टिप्पणी की गई है वो सरकार को असहज करने वाली है। हम माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको हम पढ़कर सुनाना चाहते हैं। क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। द प्रेजेंट पिटिशन हैज बीन फाइल्ड चैलेंजिंग एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप. Learned counsel for the petitioner is directed to implead Dinesh Shukla having mobile number this and this, on whose complaint the proceedings have been initiated under the directions given by the RSS headquarter at Nagpur. Prima facie in the manner in which the directions have been given, which has led to passing of an impugned order requires consideration. मामले की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निलंबन आदेश को अगली सुनवाई तक स्टे कर दिया गया और आगे ये भी निर्देश दिया गया कि प्रकरण में जो आगे की कार्यवाही है उसको भी स्थगित किया जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा कोर्ट में जो टिप्पणियां की गई उसमें ये हिदायत दी गई सरकार को कि इस देश में कानून का शासन है और ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करे, सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करे और रूल ऑफ लॉ से देश को शासित किया जाए, इस बात को भी इंश्योर करने की जिम्मेदारी सरकार की है और न्यायपालिका की है। इस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को हिदायत दी गई कि आप किसी भी ऐसे कंसिडरेशन को अकाउंट में नहीं लेंगे, चाहे वो कोई कितना भी प्रभावी संगठन हो, उसके दिशा निर्देश के अनुरूप देश या प्रदेश की सरकार नहीं चलेगी। देश की और प्रदेश की सरकार इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलेगी। जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने इस मामले में सरकार की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी करी। कोर्ट ने कहा कि एक गैर सरकारी संगठन की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करना, आरएसएस की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करना और प्रक्रियात्मक सुरक्षा मानकों को दरकिनार करना निंदनीय है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या राज्य सरकार अब बाहरी दबाव में काम कर रही है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राशन वितरण जैसी संवेदनशील सेवा में किसी भी तरह का हस्तक्षेप गरीबों के हक पर सीधा हमला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई से लोकतंत्र पर सवाल उठता है। अगर सरकार बाहरी संगठनों के दबाव में फैसले लेती है तो यह संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि कोर्ट इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा और गहराई से जांच की मांग भी कर रहा है। इस मामले में एक और खुलासा हुआ है जो इसे और गंभीर बनाता है। कोर्ट में पेश किए गए आंतरिक सरकारी पत्राचार से पता चला कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता सहकारिता ने अधिकारियों की दुकान की गहन जांच के स्पष्ट निर्देश दिए थे। इस पत्राचार में शिकायत को वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा समर्थित बताया गया और राज्य अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के लिए कहा गया। यह दर्शाता है कि शिकायत मात्र एक व्यक्ति की नहीं बल्कि आरएसएस की तरफ से थी और इसका प्रभाव सरकार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह पत्राचार 5 मई 2025 को डिजिटल रूप से जारी किया गया था, जिसमें नागपुर से गोंडा जिले के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। मजे की बात यह है कि राशन की दुकान चल रही है गोंडा में, निर्देश आ रहे हैं नागपुर से। यह दस्तावेज कोर्ट में पेश होने के बाद यह साबित हो गया कि शिकायत आरएसएस के स्तर पर आयोजित की गई थी, शिकायत की गई थी जो प्रशासनिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। बड़ी बात यह है कि अब आरएसएस आपकी जिंदगी में कहां दखल देगा। क्या सरकार आरएसएस के इशारे पर काम करेगी? क्या अब आरएसएस राशन की दुकानें तय करेगा? क्या अब आरएसएस कुछ दिनों बाद लोगों के चालान भी छुटाएगा, चालान कराएगा? क्या क्या करेगा? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? अपनी राय से अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।